तो बच्चों आज हम वेक्टर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक चर्चाएं करेंगे। तो उसमें पहले हेडिंग है आपकी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। तो समझिए फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी वो दो टाइप की है। आपकी पहली फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आपका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली। और दूसरी वो है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है वो आपका स्केलर है। इसके बारे में आपने फिजिक्स में बहुत पढ़ा है, इसको हमें यहाँ चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं अपने सीधे मुद्दे पर। जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है उसे क्या कहने वाले हैं हम, वेक्टर। क्या कहने वाले हैं, वेक्टर। लेकिन अभी ये वेक्टर कहने के लिए कुछ बात अधूरी है। वो ये अधूरी है कि यहाँ पर एक और बात होती है जिसको बोलते हैं कि एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल को भी फॉलो करें। क्या सर, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल को भी अगर ये फॉलो कर रहा है तब वो क्वांटिटी आपकी क्या होगी, कंप्लीट वेक्टर कही जाएगी। जब ये तीनों को माने, यानी वेक्टर भी हो, डायरेक्शन भी हो और एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल को भी फॉलो करे, तब उसे वेक्टर कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो वेक्टर के लिए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स, सही है, और ले लेते हैं एरिया वेक्टर, सुनाइए आपने। चलिए ठीक है, तो बस कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो अगली बात है, ध्यान देखिएगा, लिखा हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम अपना थोड़ा एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान देखिएगा, एक्सिस, तो ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस। अब हमें यहाँ पर कुछ जेड एक्सिस भी बनाने की जरूरत है, दिख रहा है। तो मैंने यहाँ 3 एक्सिस प्लॉट किए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो आप ध्यान समझिए, मैं यहां पर एक और लाइन बना रहा हूं, तीसरी लाइन, ध्यान देखिएगा। 3 लाइनों के बाद एक मैंने ये डॉट लाइन ली हुई है, क्या दिख रहा है सबको। अब इस डॉट लाइन को मैं नाम दे रहा हूं रेफरेंस लाइन। क्या नाम दे रहा हूं, रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब इस रेफरेंस लाइन को नाम दे दिया मैंने। अब ध्यान देखिए, एक और लाइन खींचता हूं, एक और लाइन मैंने कुछ ये खींची, दिख रहा है। अब ये क्या है, ये क्या है, अभी एक लाइन है, क्या है, लाइन। लेकिन जैसे मैंने क्या किया कि इसको फिक्स कर दिया यहां ए से लेकर बी तक, ए से लेकर कहां तक, बी तक, दिख रहा है। ए से लेकर कहां तक फिक्स कर दिया, बी तक। तो जहां से शुरुआत हुई, जहां पर एंड हुआ, शुरुआत को ही बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं सर, इनिशियल पॉइंट, सही है, इनिशियल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। और जहां एंड हो रहा है उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल पॉइंट। क्या कहेंगे, टर्मिनल पॉइंट, सही है। तो ये अब एक लाइन ना होकर क्या बन गया है, पहले तो एक लाइन था, अब ये लाइन सेगमेंट है। क्या है, लाइन सेगमेंट, ए से लेकर बी तक लाइन सेगमेंट ए बी है। क्या है, ए बी। अब हमें इसको वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, वेक्टर। तो जो वेक्टर है उसे आप रेफरेंस पॉइंट से लेकर टर्मिनल की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो द्वारा। किसके द्वारा, एरो, रिप्रेजेंटिंग बाय एरो। यानी अब इसको आप क्या कह सकते हैं, एवी वेक्टर। क्या कह सकते हैं, एवी वेक्टर। जहां पर इसी इनिशियल पॉइंट को क्या कहेंगे हम, टेल। क्या कहेंगे, टेल। और जहां पर ये एंड हो रहा है यानी टर्मिनल पॉइंट, उसे कहेंगे हेड। क्या कहेंगे सर, हेड। तो टेल क्या है, जहां स्टार्टिंग पॉइंट है, हेड क्या है, जहां आपका एंड पॉइंट है। लिखना कैसे है, टेल टू हेड की तरफ, टेल टू हेड। तो टेल से हेड, उसके ऊपर एरोस है। यानी रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो क्या करना है सर, टेल से हेड की तरफ लिखना है, उसके ऊपर एरो बना देनी है, बस। ये हो गया अपना क्या, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, सही है। अब अगर मुझसे कोई पूछे इसकी डायरेक्शन बताइए सर, तो डायरेक्शन वही जिधर आपने वेक्टर खींचा, यानी ये हो गई आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी आपकी डायरेक्शन हो गई किधर, ए बी वेक्टर, सही है। अब दूसरी बात, डायरेक्शन तो हो गई। अब यहां पर एक दूसरी बात करें मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर की लेंथ क्या है। तो जो आपका गैप है ए से लेकर बी तक, गैप है कहां से, ए से लेकर वी तक, इसी गैप को ही क्या कहेंगे हम, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है आपका, ए वी वेक्टर के ऊपर मॉड लगा दो सर। क्या लगा दो, मॉड। यानी अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मॉड ऑफ वेक्टर, सही है। और इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इसको मतलब होता है लेंथ। क्या बोलते हैं,
लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी वो लाइन सेगमेंट कितने लेंथ का है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सही है। और डायरेक्शन तो आप ऑलरेडी किधर से किधर, टेल से हेड की तरफ रिप्रेजेंट करने वाले, जहां टेल का मतलब है आपका इनिशियल पॉइंट और हेड का मतलब है क्या, टर्मिनल पॉइंट। ओके, अब आते हैं अपनी अगली बेसिक चर्चा पर। तो जहां लिखा हुआ है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यानी अब हमें एंगल बताना है किसके बीच में, वेक्टर्स के बीच में। तो ध्यान समझिए, हम जान चुके हैं कि वेक्टर्स कहां से किधर क्यों लिखे होते हैं, हमेशा टेल से हेड की तरफ। किसकी तरफ, टेल से हेड की तरफ। तो समझ लेते हैं, हमारे पास लेट कर लेते हैं, मान लो आपके पास कोई दो वेक्टर है, कलर चेंज कर ले भाई। लेट हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है हमारे पास। सही है, दो वेक्टर है। तो अब इनको हम रफली ड्रा कर लेते हैं। मान लो ये रहा हमारा ए वेक्टर, सही है, और ये रहा हमारा बी वेक्टर। तो क्या कितने लोग बता पा रहे हैं कि ये इसका क्या है, इस ए वेक्टर का टेल, सही है, और इस ए वेक्टर का ये लास्ट क्या है आपका हेड, और ये क्या है आपका, इसका भी टेल है और ये इसका भी क्या है हेड। तो जब आपके वेक्टर्स टेल से हेड और टेल से हेड ही स्टार्ट हो तो जो इनके बीच का एंगल क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और उनको लिखना है कैसे आपको, ए वेक्टर, सही है, ये ए वेक्टर हो गया, एंगल, फिर नीचे क्या है आपका वी वेक्टर, और उसको लिखेंगे क्या, थीटा। सही है, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं ऐसा, ए वेक्टर और एंड वी वेक्टर, जो आपका एंगल है वो कितना है सर, थीटा है। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, हम जान गए। लेकिन ध्यान से समझिए, तो आराम से हुआ कि जब टेल से हेड दोनों वेक्टर्स हो तो एंगल थीटा है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, एक और मैं कहानी बनाता हूं इधर। जैसे मैंने क्या किया, कहानी बनाई, ध्यान से देखिए, ये आपका ए वेक्टर है और फिर मैंने अब कुछ खींच दिया आपका ये बी वेक्टर, दिख रहा है। अब अगर मैं पूछूं यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो बहुत लोग का अभी भी आ रहा होगा सर ये थीटा, सही है, जो कि क्या है रॉन्ग। क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर आपको वेक्टर का एंगल बताना है तो पीछे चलिए, ध्यान से देखिए, क्या टेल से हेड और टेल से हेड दोनों ही वेक्टर्स थे हमारे। तो वैसे हमें यहां भी अगर नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, बाय यूजिंग पैरेलल वेक्टर्स, यानी अब इसको उठा के हम कहां शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा आगे। तो अगर इसको हम आगे शिफ्ट किए तो अब ये क्या हो जाएगा सर, ये भी टेल टू कहां हो जाएगा, हेड, और ये आपका पहले से ही क्या है, टेल टू हेड, टेल टू क्या है, हेड। तो जो यहाँ एंगल अब थीटा डैश क्रिएट होने वाला है, ये है हमारा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंगल वी वेक्टर। वो कितना है हमारा, थीटा डैश, ना कि ए वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा नहीं है। बात क्लियर। तो एंगल बताने के लिए हमेशा हमें क्या देखना पड़ेगा, टेल टू हेड और टेल टू हेड उस स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो ये तो हो गया एंगल ऑफ वेक्टर्स की बात। अब बात करते हैं अगली बात। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो उसकी सीरीज में सबसे पहला जो आपका टाइप वेक्टर है वो नल वेक्टर है। क्या है सर, नल वेक्टर। तो पहले समझते हैं नल वेक्टर होता क्या है। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या है सर, मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड कितना हो, 0। अभी मैंने बताया कि जो मैग्नीट्यूड का मतलब उसके टेल से लेकर हेड तक का लेंथ या गैप कितना था, अगर वो 0 हो गया तब उसे हम क्या बोलने वाले हैं, ये नल वेक्टर। सही है। अब पहली बात तो होगी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0। दूसरी बात, क्या सर नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन होगी। अब भैया जब जिसकी खुद लेंथ ही नहीं है, यानी वो एज अ पॉइंट है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो क्या हो सकता है सर, नॉट डिफाइंड, यानी हम बता ही नहीं सकते हैं कि किधर की ओर डायरेक्शन होगी उसकी। तो जो नल वेक्टर है आपका कैसा है, नॉट डिफाइंड डायरेक्शन। सही है, उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड डायरेक्शन। सही है, हम उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। ओके, अब थोड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, जैसे ध्यान समझिएगा, अभी आगे चैप्टर में यूज आएगा, अभी नहीं। तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए और बी वेक्टर आपको अगर गिवन है, क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है। तो ध्यान समझिए, अगर आपने इन दोनों वेक्टर का डॉट किया, वो आ गया 0। कितना आ गया सर, 0। सही है, डॉट क्रॉस आगे बात करेंगे। और अगर आपने क्रॉस किया और वो भी 0 आ गया, तो पहली शर्त तो ये है कि अगर आपने डॉट और क्रॉस किया, ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 आए, एक साथ ही साइमल्टेनियसली 0 आए। सही है, ये दोनों एक साथ हुआ
तो कंडीशन ये है कि क्या पता सर जी 1 to 0 हो या दोनों 0 हो। कहने का मतलब कि यहाँ a भी 0 हो सकता है एंड b भी 0 हो सकता है। दूसरी बात a एंड b 0, ये दोनों क्या हो सकते हैं, बोथ एक साथ। सही है, ये अकेला 0 हो, ये भी अकेला 0 हो, या ये दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं। अगर ये कहीं कंडीशन बन रही हो तो आप सवाल में सीधे अप्लाई कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर हुई। नल वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, और कुछ हमने यहाँ इंपॉर्टेंट बातें और सीखी। ठीक है, अब आगे बात पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर। क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर चलिए समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1। यानी मैग्नीट्यूड बोले तो ये अगर हमारा ए बी वेक्टर है, क्या है, ए बी वेक्टर, यानी अगर मैं कहूं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंड पॉइंट क्या है बी, तो क्या मैं इसे ए बी वेक्टर कहने वाला हूं। तो जो ये अगर ये ए बी वेक्टर है, इसकी लेंथ 5 यूनिट है। कितनी यूनिट, 5। तो केवल जो एक यूनिट वाला लेंथ वाला वेक्टर होगा, यानी जो ये एक यूनिट लेंथ वाला वेक्टर होगा, उसे क्यों क्या बोलने वाले हैं, यूनिट वेक्टर। क्या बोलने वाले हैं, यूनिट वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो किसी वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है उसे लिखते हैं ए के ऊपर कैप से। किससे लिखते हैं, ए के ऊपर कैप, यानी ए कैप। सही है। अब निकालते कैसे हैं, तो ए कैप का मतलब होता है वही वेक्टर को आप किससे डिवाइड कर दो, दिस मॉड। ये तो जान रहे हैं हम, क्या इसका मतलब है सर, मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए का मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड कर देना यहां पर। अब तीसरी बात लिखी है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन पॉसिबल कितने, ओनली 2। समझो, कह रहा है कि एक प्लेन के परपेंडिकुलर कितना यूनिट वेक्टर हो सकता है। तो जरा देखिए समझिए, मान लीजिए ये मोबाइल फोन दिख रहा है आपको, अभी थोड़ा मैं इसको ऐसे इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस और ये y, क्या दो ही प्लेन में, एक x और y का प्लेन हो गया। अब अगर मैं इसके परपेंडिकुलर कई यूनिट वेक्टर बनाऊंगा, तो क्या ये आपका वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। अब इस पूरे प्लेन पर इस तरफ एक यूनिट वेक्टर आया, बोलो सही है। और क्या इस तरफ भी अगर मैं बनाऊंगा तो इधर भी कितना आने वाला है, 1। तो एक इधर और एक इधर, तो कितना यूनिट वेक्टर आया सर जी, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर केवल कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं सर, 2। कितने, 2। अब बात करते हैं आगे, तो ध्यान से आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो पहले समझती है, ध्यान देखिए भाई, हम लोग बना लेते हैं अपने पहले कोऑर्डिनेट्स। तो ये रहा y और ये रहा हमारा x। ध्यान देखिए सर, काफी मजेदार क्लास होने वाली है। ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। अब ये रहा मेरे पास एक पॉइंट P, x, y। सही है। अब पहली मुद्दे की बात, यहां पर मैं z भी ड्रॉ कर लेता हूं, लेकिन कोई इसका विशेष यहां यूज नहीं, लेकिन ड्रॉ कर लेता हूं सर। ये रहा z, तो ये रहा z आपका, दिख रहा है, हाँ ठीक है, बस ज्यादा नहीं ड्रॉ करते हैं इसको, छोटा ही। z नाम क्या है सर इसका, z। ओके, तो समझो, अगर पहले मैं मुद्दे की बात करता हूं, z, तो जिधर आपका पॉजिटिव x है, जिधर आपका क्या है, पॉजिटिव x, उस तरफ की जो डायरेक्शन होती है, क्या होती है सर, डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसी को कहते हैं हम आई कैप। क्या बोलते हैं सर, इधर की ओर जाने पर आई कैप, और अगर हम पीछे जा रहे होते तो माइनस का आई कैप, और अगर हम ऊपर जा रहे होते तो प्लस का जे कैप, और नीचे की ओर जा रहे होते तो माइनस का जे कैप। बोलो बात क्लियर, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, वाई के ऊपर जे कैप, वाई के नीचे माइनस जे। सही है। अब इस बाहर की तरफ क्या लेंगे सर, के कैप, और इन साइड अगर हुआ तो माइनस के कैप। ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट है एक्स और वाई, क्या है, एक्स और वाई, तो जो कहीं भी हो हमसे क्या लेते ना, ये मान लो ये है, तो अगर हम इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दें, क्या करते हैं सर, ओरिजिन से मान लो मैंने जोड़ दिया, तो कुछ एंगल क्रिएट किया होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे ही दो ही प्लेन है यहाँ पर, तीसरी प्लेन तो मैंने बस बनाया हुआ है अपने फायदे के लिए, बताना चाह रहा था मैं कि एक्स के डायरेक्शन में आई कैप होता है और वाई के डायरेक्शन जे कैप, और इधर की ओर के कैप। तो ध्यान समझिए, क्या हमको यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में है तो हमको ये क्या इसका थीटा मिल जाएगा,
क्या मिल जाएगा, थीटा। तो अगर हम जैसे इसको थीटा मिला तो अब मुझे इस प्लेन के अलोंग अगर कोई भी यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर में वो सीधे लिख सकता हूं बाय यूजिंग एबव फार्मूला। एबव फार्मूला क्या लिखा हुआ है, उसका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा के साथ आई कैप फिर प्लस साइन थीटा जे कैप। जहां ये थीटा क्या है, जहां ये थीटा आपका ये बताएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सही है, कौन से वेक्टर्स, यानी आपके पॉजिटिव एक्स के साथ, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ वाला ये एंगल है। किसके साथ वाला सर, पॉजिटिव एक्स के साथ वाला ये एंगल है। बोलो बात क्लियर है, सही है। थीटा क्या है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर पॉजिटिव एक्स के साथ। ओके, अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर पॉसिबल परपेंडिकुलर टू एनी लाइन इज इनफाइनाइट, यानी एक लाइन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर पॉसिबिलिटीज है वो अनंत यानी इनफाइनाइट है। तो देखें आप ये लाइन है, अब इस ये समझिए आप ये लाइन है, अब इस लाइन पर ये चारों तरफ से आप क्या यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। तो क्या ऐसे तमाम यूनिट वेक्टर, बोले तो एक सर्कल जैसा बन जाएगा अगर आप सभी यूनिट वेक्टर मिलाएंगे तब। सही, जो उनका लोकस आएगा, सारे यूनिट वेक्टर्स का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक लाइन के लॉन्ग सारे यूनिट वेक्टर्स का लोकस सर्कल जैसा होगा। और क्या सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट। तो वैसे लिखा है इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल हैं आपके। सही है, बात क्लियर, किसके, एक लाइन पर। अब बात करते हैं अपनी अगली बात पर। तो क्या लिखा है, सवाल है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब कितने लोग को ये दिखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बोलते ही हमको चमका कि एक्स वाई प्लेन, बोले तो दो प्लेन है बस, और उसी में यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यूनिट वेक्टर की। जरा समझिए, पहले हम इस लाइन का ग्राफ तो ड्रॉ कर लें। तो ध्यान से देखिए, अगर इस लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये रहा आपका y, ये रहा आपका x। इसका क्या नाम सर जी, इसका नाम आपका, पेन ले लेते भाई, इसका नाम y एक्सिस, इसका नाम x एक्सिस। आप ध्यान से देखिए, तो ये y और ये x। अब जो लाइन है वो ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो अगर कभी भी लाइन दे रखी है, अपनी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू n 1 है। अब अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ध्यान से देखिए, अगर हमें पता करना है x इंटरसेक्ट, क्या पता करना है सर, x इंटरसेक्ट यानी x पे कहां काट रहा है। तो x इंटरसेक्ट पता करने के लिए हमेशा y क्या होता है, 0। इस x पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। और ये तो आपको 0 0 ऑलरेडी नोन है, ठीक है, y 0। अब ध्यान समझें, ये तो अगर जैसे आप y 0 यहां रखेंगे तो x बराबर कितना मिलने वाला है, 1। ये तो हो गया x इंटरसेक्ट। अगर पूछे y इंटरसेक्ट, क्या पूछे सर, y इंटरसेक्ट, तो y इंटरसेक्ट के लिए क्या 0, x 0, और x 0 रखते ही y बराबर भी कितना मिला सर, 1। बोलो सही है, x 0 रखते y 1 मिला। तो अब पहले समझिए, जब x क्या हुआ हमारा, x हुआ 0 तो y आया 1। बोले तो यहाँ x हुआ 0 तो y आया 1, तो 0, 1 सही है। और x हुआ 1 तो y कितना है, इतना, सही है। अब मिला लेते हैं लाइन को, इन दोनों से पास होती हुई एक लाइन खींच लेते हैं सर। दिख गया, ये आपकी वो लाइन है जो जिसका नाम क्या है, हाँ नाम बोलिए सर, चिल्ला चिल्ला के खुद बता रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब सवाल ये है हमारा कि इस लाइन के पैरेलल यूनिट वेक्टर बताना है। तो क्या ये हमारा, आप देख पा रहे हैं इधर की ओर पॉजिटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन है, बोले तो ये हमारा आई कैप है। कौन है, आई कैप। तो क्या सोचो इसके पैरेलल, तो चलिए पैरेलल हम पहले दो लाइनें और ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये हमने खींच दिया, दिख रहा है, और एक हमने ये नीचे की तरफ खींच दिया। बोलो दिखा। तो अगर ध्यान से देखिए आप, तो जो आपकी पहली लाइन है, अगर मैं कह दूं ये इसका वेक्टर कुछ इस ओर था, तो क्या ऐसे दो वेक्टर्स पॉसिबल हैं? एक तो उसी डायरेक्शन में हो सकता है, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। दो वेक्टर पॉसिबल है, दिख रहा है, एक उसी की डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में, दो वेक्टर जो है जो इस लाइन के पैरेलल हो सकते हैं। तो
हम पहले लिखते हैं ये जो उसी सेम डायरेक्शन में है, सही है, यानी वो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है जो आपकी क्या है, सेम डायरेक्शन, क्या है, सेम डायरेक्शन विथ लाइन, यानी लाइन के साथ कैसा है, सेम डायरेक्शन है। पहला तो ये जिसको मैंने नाम दे दिया, मान लो ए नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया है, ए, और इस नीचे वाले क्या नाम दिया है, बी। तो ये क्या है सर, यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, सही है, इसका कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन विथ लाइन, यानी लाइन के साथ ये अपोजिट डायरेक्शन है इस बार, बोले ठीक है, इसकी लाइन उसी की लाइन की जैसी ही है और इसका अपोजिट वाला है। तो ध्यान समझिए सर, अगर मान लो हमको ए लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, ए, तो क्या हमारा ये और ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इतनी बात तो आराम से हमें पता है। तो क्या इस बार एंगल हमको ई लिखना है, सही है, ये वेक्टर आपका पॉजिटिव एक्स की तरफ और ये वेक्टर इधर, तो ये एंगल लिखना है और ये एंगल लिखना है, तो बोले तो इसकी स्लोप लिखनी है, क्या लिखनी है सर, स्लोप। और स्लोप क्या होता है सर, माइनस वाई बाई एक्स, कितना, -1, कितना है सर, 1, तो बोलो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, बोले तो -1/1 इज इक्वल टू -1, और -1 कितने की वैल्यू सर, थीटा इज इक्वल टू 135, सही है, tan -1 कितने की वैल्यू, 35 की वैल्यू, 135 बोलो ठीक है, यानी यहाँ एंगल आपका 135 डिग्री है, बोलो क्लियर, ए के साथ। लेकिन भाई अगर दूसरे की बात तो इधर वेक्टर है आपका और ये एक्स वाला वेक्टर है, तो ये एंगल बना, अब बोलो अगर उधर वाला 135 है, इधर वाला अपने आप कितना, क्या ये अगर ये बोलिए, क्या ये अगर 135 तो ये कितना सर, π/4 हुआ, और वो π/4 तो ये भी कितना, π/4, बिकॉज दीज आर पैरेलल अल्टरनेट एंगल से भी कितना हो गया, π/4 नहीं आया, तो ये थीटा कितना नीचे वाला, इसे थीटा डैश, तो थीटा डैश कितना आया 135, और थीटा कितना आया सर जी, थीटा हमारा जो आया है उसको यहां लिख लेते हैं, थीटा आया है π/4, कितना आया है सर, π/4, बोले तो 45 डिग्री। अब हमको अपने दोनों यूनिट वेक्टर्स लिखने हैं, दोनों यूनिट वेक्टर्स लिखने हैं, तो हम अब अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं, ध्यान देखिए, यूनिट वेक्टर, तो बोले तो ए कैप, कौन लिखना है, एक तो ए कैप है, दूसरा कौन है, बी कैप, सही है, तो पहले ए कैप लिखते हैं फिर बी कैप लिखेंगे, फॉर्मूला वही पीछे भी पढ़ाया था, cos थीटा आई कैप sin थीटा जे कैप, सही है, और बी वेक्टर बोलो तो यहाँ भी वही cos थीटा आई कैप sin थीटा जे कैप, सही है। अब बोलिए सर, जब आपका ये वेक्टर लिखना है तो थीटा डैश कितना है सर, 135, और अगर यहां लिखना है थीटा, तो थीटा यहाँ π/4, बोले तो 45, बोले बात क्लियर है यहाँ तक। अब रख देते हैं अपने वेक्टर्स में, तो ए कैप इज इक्वल टू कॉस, रखो 135 आई कैप प्लस साइन 135 जे कैप, सही है। तो ध्यान देखिए भैया, तो cos 135 आई कैप साइन 135 जे कैप। अब बोलिए क्या cos 135 की वैल्यू सबको आती है, क्या लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं आप cos 90 प्लस 45, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकेंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होने की वजह से आ जाएगा sin 45, और इसके आगे साइन कैसा आएगा, माइनस, इसलिए इसकी वैल्यू होगी -1/√2, कितनी, -1/√2, तो यहां आ जाएगा -1/√2 आई कैप, बोले ठीक है, प्लस साइन 135, साइन दूसरे में पॉजिटिव, साइन दूसरे में पॉजिटिव, सिस्टम ऐसा ही, साइन 90 प्लस 45, तो साइन 45 भी आने वाला है, यानी आंसर कितना 1/√2 जे कैप, सही है। ये हो गया आपका वो ए कैप है जो आपका सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, ये वो यूनिट वेक्टर था जो उसी के डायरेक्शन में था, लेकिन समझो अभी एक दूसरा वेक्टर भी जो अपोजिट है, तो समझो यहाँ थीटा कितना है 45, तो अगर बी कैप लिखना है सर तो क्या लिखेंगे, cos 45 आई कैप प्लस
साइन 45 जे कैप, जल्दी बोलो, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आई कैप, सही है। फिर बोलो साइन 45 कितना, 1/√2 जे कैप। क्या ये अपना वो बी कैप है जो हमें चाहिए था दूसरा? यानी ये दोनों ये वो यूनिट वेक्टर्स हैं जो उस लाइन के क्या हैं, पैरेलल हैं। लेकिन कितने हुए सर? दो पॉसिबल हुए। कितने? दो। बोलो बात समझ में आई? क्या हमें दोनों बताने से आया? एक कौन सा? एक हमें बी कैप बताने से आया और एक हमें ए कैप भी बताने से आया। क्या बातें क्लियर है? अब हम बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। तो लिखा है फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर। फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर, तो ध्यान से देखिए ये क्या है। तो देखो डेफिनेशन में लिखा है कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी ऐसे वेक्टर्स लेने हमें जिनकी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो मान लो कि ये हमारा ये प्लेन है बोर्ड, सही है, प्लेन है, दो प्लेन 2D है। तो समझो इस पर अगर मैंने एक वेक्टर ड्रा किया हुआ, वेक्टर ये ए, और एक कोई ऐसा उल्टा सीधा वेक्टर है v, दिख रहा है, और एक मान लेते हैं और कोई है ये रहा c, दिख रहा है। अब अगर हम इन वेक्टर्स को उठा के कहीं इधर उधर ले जाएं, यानी जैसे मैंने यहां है अभी, इसको मैं उठा के यहां ले आया, ये यहां पड़ा हुआ है, दिख रहा है, ये आपका यहां पड़ा हुआ है, इसको उठा के मैं यहां ले आऊं, या ये सी वेक्टर आपका यहां है, इसको उठा के मैं यहां शिफ्ट कर दूं। तो जब आप इस वेक्टर्स को उठाकर इधर उधर स्पेस में शिफ्ट करें और वो अपने फिजिकल नेचर को ना बदले, यानी जो इफेक्ट अभी उसका पहले था फिजिकल इफेक्ट वही आज भी रहे, तो ऐसे वेक्टर्स को ही हम कहते हैं फ्री वेक्टर। क्या बोलते हैं सर? फ्री वेक्टर। यानी जिस वेक्टर को बदलने से, यानी उसकी स्पेस में पोजीशन बदल देने से कोई छेड़खानी ना हो, यानी वो अपने नेचर में परिवर्तन ना लाए, तो उसे ही क्या बोलते हैं सर? फ्री वेक्टर। बोलो आया? फ्री वेक्टर क्या है? यानी ये सब अपने नेचर को बदल नहीं रहे हैं, जो इनका फिजिकल इफेक्ट पहले था वही अभी भी है। लेकिन अब ध्यान समझिए, दूसरा क्या है कि फिजिकल इफेक्ट बदल दे। अब समझो, तो पहले ये ध्यान दो, मान लो मैं एक थोड़ा सा एक मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। तो ये एक बोतल है, समझिएगा, थोड़ा हंसना मत, बोतल है सर, ठीक है, बोतल जैसा दिख रहा होगा आपको। अब इस बोतल पर मैं चल रहा हूँ ऊपर से फोर्स लगाने, दिख रहा है, ये मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, दिख रहा है, ऊपर से लगाया, टैप पर जहाँ होता है उसका वो ढक्कन पे लगाया, समझो। ये जैसे ऐसे मैंने लिया हुआ है, अब मैं फोर्स यूं लगाऊंगा तो क्या इधर से ऐसे मूव करेगा? ये दिख रहा है। अगर मैंने इस पर ऐसे इधर से फोर्स लगाया तो क्या इधर की ओर ऐसे मूव करने वाला है? ये दिख रहा है। क्या इधर की ओर ये टिल्ट होगा धीरे धीरे, मतलब मूवमेंट इसका इस तरफ होगा अगर ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे। अब मैं इसी फोर्स को उठा के लाऊं, ध्यान देखिए भाई, इसी फोर्स को मैं उठा के लाऊं और नीचे की तरफ लगाऊं। कहां लगाऊं? नीचे। तो जब नीचे की ओर लगाऊंगा तो जो अपना ये पूरा सिस्टम है, क्या वो इधर की ओर भागेगा? इसको लगाने से किधर की ओर भागेगा? सामने की ओर, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? नीचे से लगाएंगे तो नीचे की ओर ऐसे सरकता जाएगा। तो ध्यान से समझिए। अब तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका अगर हम पोजीशन बदलें, देखो पैरेलल यहां लाया हूं, ना तो मैग्नीट्यूड बदला ना तो उसकी डायरेक्शन बदली, वही सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड है, बस हमने क्या किया? पोजीशन बदली। तो जैसे बदला तो जो फिजिकल इफेक्ट था उसका वो क्या हो गया? इफेक्ट। यहाँ देखिए कुछ और कर रहा था, यहाँ कैसा करने लगा? कुछ और मोशन करने लगा। तो ऐसे ही वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? लोकलाइज वेक्टर। तो ध्यान समझिए, पहले तो अपने सिलेबस में केवल और केवल फ्री वेक्टर ही है। तो जब तक ना कहा जाए कि दिया हुआ वेक्टर लोकलाइज वेक्टर है, तब तक हमें मानना भी नहीं है कि वो लोकलाइज्ड है। हमें क्या मान के चलना है कि वो फ्री वेक्टर्स है। चाहिए हमारे सिलेबस में जो चर्चा है वो फ्री वेक्टर की ही है। लोकलाइज वेक्टर का जब सवाल कभी कह देगा तभी हमको मानना है कि वो लोकलाइज्ड है, अदरवाइज में मानने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान समझिए, फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर समझ में आ गया, जिसमें फ्री क्या था कि आप उसको पैरेलली शिफ्ट करें, उसके ना तो मैग्नीट्यूड छेड़ें, तो वो सेम आपका जो पहले फिजिकल इफेक्ट था वही आज भी फिजिकल इफेक्ट रहे। लेकिन अगर आपने लोकलाइज वेक्टर वो है कि अगर आपने वेक्टर को छेड़ा और उसने अपनी फिजिकल इफेक्ट को ही चेंज कर दिया, तब उस वेक्टर को हम क्या बोलने वाले हैं? लोकलाइज वेक्टर। ठीक है, तो हमें ये बातें आ गई, फ्री और लोकलाइज वेक्टर आ गई।
अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर, बहुत ही खूबसूरत बात, ध्यान समझिएगा, पोजीशन वेक्टर। तो लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी किसी भी वेक्टर की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वही को क्या होती है सर, पोजीशन वेक्टर। समझिए जैसे, तो मैंने ये मान लो मैंने बनाया x y और z भी बनाना पड़ेगा, तीनों बनाने हैं सर। ये आपके हो गए x, ये हो गया y और ये हो गया z। अब आपके पास एक पॉइंट है P जिसका नाम मैं बोल रहा हूं x y एंड z, x y एंड z, बोलो ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये रहा आपका कौन, ओरिजिन। कौन रहा सर, ओरिजिन, सही है। अब अगर मैं इस पॉइंट को कहां से कनेक्ट कर दूं, ओरिजिन से, तो जो वेक्टर आएगा इसका नाम क्या होगा सर, ओपी वेक्टर। क्या होगा, ओपी वेक्टर, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुई, ओ से, और खत्म कहां हुआ, पी पर। टेल क्या है आपका, ओ बोले तो ओरिजिन, और हेड कौन है आपका, पी, नहीं है। तो जरा समझो, ये तो हो गया ओपी वेक्टर। अब ध्यान से समझिए मुद्दे की बात। अब अगर मैं बात करूं, ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया, तो अगर मैं निकालना चाहूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, सही है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट है हमारे, तो ये जो एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई जेड जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या दिए हैं सर, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। अब अगर हमें इनको किस में लिखना है, वेक्टर में, किस में लिखना है, वेक्टर में, तो क्या है हमारा कोऑर्डिनेट, एक्स वाई और जेड। तो बस जो x के स्थान पे है उसके साथ क्या लिखो, i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप, बोलो सही है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट का वेक्टर में लिखने का सिस्टम। x, y और z को i कैप, j कैप, k कैप डायरेक्शन आप दे दो, बोलो ठीक है। तो उस पॉइंट का ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा वेक्टर, बोलो ठीक है। पॉइंट किस में बदल गया, वेक्टर में। अब ध्यान समझिए, अगर मुझे ओपी वेक्टर का क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, लेंथ, बोलो सही है, डिस्टेंस, गैप। तो मॉड अगर लिखना है तो बोले तो लेंथ लिखनी है, और लेंथ लिखने का बचपन से फॉर्मूला पढ़े हैं, बोलो क्या पढ़े हैं सर, अंडर रूट x2 माइनस x1, बोले तो x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 0 है, फिर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ओपी का मॉडुलस, बोले तो पोजीशन वेक्टर की लेंथ। तो पोजीशन वेक्टर की लेंथ बोले तो उस वेक्टर की लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, यानी 0 का कोई मतलब तो है नहीं, बोलो बात क्लियर हो गई। अब यहां लिखा हुआ है बेस वेक्टर, क्या लिखा हुआ है, बेस वेक्टर। तो समझिए, तो जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर लिखा है a, क्या लिखा, a। अब उसमें मैं लिख रहा हूं a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। तो जो यहाँ हमारे i कैप है, जो हमारे j कैप है, जो हमारे k कैप है, यही क्या है, हमारे बेस वेक्टर्स हैं। क्या है सर, बेस वेक्टर्स, सही है, बात क्लियर। तो बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, आपके i कैप, j कैप, k कैप जिसके रिस्पेक्ट में कुछ स्केलर मल्टीप्लाई हुआ हो, तो ये आपका बेस वेक्टर है। बेस वेक्टर कौन है, i कैप, j कैप और k कैप। अच्छा मान लो मैंने एक l वेक्टर लिखा, सही है। अब उसको मैं लिख रहा हूं m a कैप प्लस n b कैप प्लस m n o c कैप, दिख रहा है। तो क्या इस वेक्टर का बेस वेक्टर आप बता सकते हैं हमें, जल्दी बोले, बेस वेक्टर इसका। तो इसका जो बेस वेक्टर आने वाला है वो क्या आएगा सर, a कैप कॉमा b कैप कॉमा c कैप, ये बेस वेक्टर है इस l वेक्टर का। तो क्या बेस वेक्टर समझ में आया, i कैप, j कैप, k कैप उस पहले का बेस वेक्टर है, और इस दूसरे का a कैप, b कैप और c कैप दूसरे का आपका बेस वेक्टर है। अब पॉइंट को वेक्टर में लिखना आया, सीधे i कैप, j कैप, k कैप दे देना रिलेटिव पोजीशंस पे, x वाले को, y वाले को, z वाले को, और उसका मॉड अगर इकलौता ही है तो रूट ओवर x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर कर देनी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, सही है। अब ये चर्चा थोड़ी अच्छी हो गई है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से सिस्टम बदलने वाला है, तो हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये आपका वही y एक्सिस, और ये आपका x, और ये आपका z, ठीक है। ये आपका कौन,
ओरिजिन 0 0 और 0, नाम इसका x, इसका नाम y और इसका नाम आपका z। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, तो पहले मैं एक को फिक्स कर देता हूं a, और ये रहा हमारा दूसरा। चलिए इसको पहले हम लोग जोड़ भी लेते हैं, ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाओ सुंदर। तो जोड़ते हैं सर, ये रहा ए वेक्टर, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। ये आपका कौन है, बी वेक्टर, सही है। तो ध्यान से देखिए, अब मुझे इन दोनों को भी जोड़ना है, यहां से यहां, क्या दिखा है सबको, ए से बी। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं, ये तो ओ है, ये कौन है अपना, ए है, और ये कौन है अपना, बी है। तो अब मुझे बताना है ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना है, सही है। ओके, तो ध्यान समझिएगा भाई साहब। तो अब ध्यान सुनिए, अगर मैं चलना शुरू करूं तो देखो वही वेक्टर लॉ लगाते हैं कि चल के आएंगे तो 0 हो जाएगा, सही है, डिस्प्लेसमेंट 0। तो जब कि यहाँ चलना शुरू हुए तो पहले हमेशा चलना आपको कैसे है, टेल से हेड, फिर टेल से हेड, ऐसे ही चलना है, टेल से हेड फिर टेल से हेड। अगर कहीं भी टेल से हेड के बाद बगल ही क्या आ गया, हेड से टेल, क्या आ गया, हेड से टेल, बगल ही हेड हेड या बगल ही टेल टेल हो गया, तो आपको वहां उसका अपोजिट वेक्टर यूज कर लेना है। क्या यूज कर लेना है, अपोजिट वेक्टर। बोले तो अपोजिट वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन बट अपोजिट साइन, माइनस के साथ, सही है। तो चलना कैसे, टेल से टेल, सॉरी टेल से हेड, फिर टेल से हेड, फिर से। और अगर कभी टेल से हेड के बाद हेड से टेल आ जाए, या टेल से हेड आप जा रहे थे, ऐसा समझो, हेड से टेल भी जा सकते हो, सही है। और उसके बाद ये क्या मिल जाए, टेल से हेड मिल जाए, तो भी आपको वही यहाँ पे दोनों पे ही केस पे क्या लिखना है सर, अपोजिट वेक्टर्स यूज कर लेने हैं। कौन से वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, सही है। चलिए चलना शुरू करते हैं। तो पहले चले तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, पहले चले तो कहाँ सर, ओ ए वेक्टर, कहाँ ओ ए, फिर बोलो क्या टेल से हेड ही है, हाँ सर, ए बी वेक्टर हो गया, प्लस क्या ये आपका हेड हेड मिल गया है, तो इसलिए इसको घुमा के लिखने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ क्या आएगा सर, माइनस, और माइनस में कितना आएगा, ओ बी वेक्टर, कितना आएगा सर, माइनस में ओ बी वेक्टर आएगा। तो ध्यान से देखिए भाई, हाँ थोड़ा व्यवधान, ध्यान देखिए, ओ बी वेक्टर, और जब चल के आए तो कितना हो गया सर जी, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, जहां चल के वहीं पहुंच गए 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो अगर मैं अब लिखना चाहूं अपने इस ए बी वेक्टर को, तो क्या ए बी वेक्टर बराबर इधर ही रहने देते, तो ये उधर गया, प्लस हो गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। और क्या इसी ओ ए वेक्टर को मैं बोल दूं ए वेक्टर, क्या बोल दूं, ए वेक्टर, सही है। और ओ बी वेक्टर को क्या बोल दूं, बी वेक्टर। तो जरा सोचो, क्या ए बी वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, नहीं है। क्या इसे दूसरी भाषा में अगर लिखना चाहे, ए बी वेक्टर का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, बोलो आया, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर को ही क्या बोलते हैं, ए बी वेक्टर, क्या बोलते हैं, ए बी वेक्टर। आया, तो यही है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। क्या यहाँ पर हमने एक और चीज सीखी, इंडिविजुअली आप देख नहीं पाए, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल, यही है। ए आप टेल से कहां शुरू हुए, हेड, फिर टेल से फिर हेड, फिर यहां सिस्टम उल्टा हुआ, तो यही था आपका क्या, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। बोलो बात क्लियर हुई। तो अगर आपको दो वेक्टर्स हो, उनके क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, तो यहां से देखो कुछ समझ में आ रहा है, ए बी वेक्टर आया है, तो क्या जो आपका दूसरा वाला वेक्टर पीछे वो पहले आया, और जो पहले है वो कहाँ आया, बाद में, तो क्या बाद वाला माइनस पहले वाला आप रट सकते हैं चाहे तो, सही है। तो ये तो हो गया आपका क्या, ए बी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर। अब मैं मान लेता हूं कि जो हमारे ए है, बी है, बी सी है, इनके कुछ मैं कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं x1 y1 और z1, और बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं x2 y2 और z2, ये अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, सही है। अब अगर मुझे बताना हुआ कि इस वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए सर, मैग्नीट्यूड, यानी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है,
मैग्नीट्यूड बोले तो पॉइंट की, 2 पॉइंट की डिस्टेंस, और पॉइंट हमारे वही x1 y1 z1 x2 y2 और z2 3 पॉइंट्स वाले सिस्टम। तो क्या रूट ओवर क्या लिख दूं, सीधे बोलो x2 माइनस x1 फिर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सही है, बोलो बात क्लियर। ये हो गया अपना क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। बात क्लियर है। अब अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर भी बनाना हुआ तो वो भी मैं लिख पाऊंगा, ए बी का कैप, तो क्या लिखूंगा सर, ए बी वाला वेक्टर डिवाइडेड बाई माड ए बी वेक्टर, नहीं है, ये हो जाएगा हमारा ए बी का यूनिट वेक्टर। क्या बात क्लियर है? क्या हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर समझ में आया, उसकी मॉड समझ में आया, उसका यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। बात क्लियर है, चलिए आगे समझते हैं। अब लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये तो पीछे ही हमने पढ़ लिया, दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हमने पीछे पढ़ लिया है। अब ध्यान से देखें, अब कह रहा है कि अगर ए वेक्टर, समझिएगा नोट है, ये आपका क्या है, नोट है, समझिए क्या लिखा है, इफ ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कह रहा है वेयर i j k आर बेस वेक्टर, तो कह रहा है देन बी नेवर राइट। हाँ क्या, ये तो कहा ही नहीं, देखिए हम बताते हैं आपको, देन बी नेवर राइट क्या है। अब वेक्टर कह दिया a बराबर 3i कैप 4j कैप और 5k कैप दिया आपको, ये आपका ए वेक्टर है। अब कह रहा है इसको हम नहीं लिख सकते, ध्यान समझिए क्या, कभी आप इसको ये मत कर देना कि a माइनस 3i बराबर 4j प्लस 5k, ये नहीं किया जा सकता है। अगर आपके i j k क्या हो, आपके बेस वेक्टर्स हैं। कौन से वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स, तो आप कभी भी इसको वो एडिशन लॉ और वो जो आप करते हैं इधर लेफ्ट राइट वाला, वो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ये करना क्या है, गलत है यहाँ पर, बोलो ठीक है। ये बात आप याद रखना कि अगर आपके जो वेक्टर है उसमें आई जे कैप क्या है, आपका बेस वेक्टर है, तो उसमें हेरा फेरी आप नहीं करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। क्या लिखा है, को इनिशियल वेक्टर्स, क्या लिखा है, को इनिशियल वेक्टर। तो ध्यान समझिए, कह रहा है वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी हमारे पास ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो ध्यान से समझो, अब मुद्दे पे आ गए। तो मान लो भाई ये आपका पहला वेक्टर है जिसका नाम ए वेक्टर, और ये आपका दूसरा वेक्टर है जिसका नाम क्या है, बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैंने नाम दे दिया सी वेक्टर। क्या नाम है सर, ये दोनों ही सी से शुरू हो रहे हैं, पॉइंट सी से। कहां शुरू हो रहे हैं, पॉइंट सी से, पॉइंट सी से। इनके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे क्या, को इनिशियल, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो ध्यान से समझो, अगर बात आई कि समझो कह रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल, क्या है, को इनिशियल, मतलब दो वेक्टर आपके को इनिशियल हैं। तो इसका एक और मतलब हुआ कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है दोनों। अगर दो ही वेक्टर हैं और वो क्या है, को इनिशियल है, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, तो इनके क्या गारंटी है एक और, कि वो दोनों सेम प्लेन में भी होंगे। बोलो बात क्लियर। अब एक दूसरी बात कि अगर मान लो ए वेक्टर है कोई, बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर भी आ गया, आर को इनिशियल, कोई तीन वेक्टर हो गए सर। कितने वेक्टर हो गए, तीन, जो कि को इनिशियल हैं। क्या है, को इनिशियल हैं। तो अगर को इनिशियल हैं तो इनका दे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, सही है। इनका सेम प्लेन में होना, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, सही है। यानी ये हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे समझिए यहां पर मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता भी। तो ध्यान समझिए भैया, ऐसा समझिए जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, दिख रहा है,
शायद समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं कुछ और व्यवस्था करता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये देखिए, अगर मेरे पास 2 है, कितना है, केवल 2 ही वेक्टर हैं, तो अगर इनके पीछे मैं एक प्लेन बनाऊंगा तो ये हमेशा से एक प्लेन में होंगे। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा है, सर जी इसको बाहर कर दीजिए। कैसा कर दीजिए सर? बाहर, दिख रहा है? अगर ये मैंने बाहर कर दिया तो अगर इसके बगल से ये मोबाइल लगाऊंगा तो क्या लग जाएगी? बोले ठीक है। तो यानी 2 वेक्टर्स तो हमेशा एक प्लेन में ही होंगे, लेकिन तीसरा वेक्टर देखो प्लेन में है भी। देखो तीसरा वेक्टर भी क्या है हमारा, सेम प्लेन में आ रहा है। तीनों दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। क्या तीनों सेम प्लेन में हैं? बोलो हाँ। लेकिन अगर जैसे मैंने ये 3 को ये बाहर कर दिया, क्या अभी भी कोई इनिशियल ही ना, शुरुआती बिंदु क्या है, एक ही है, लेकिन अब ये तीनों प्लेनर नहीं है। तो वही मैंने बोला कि अगर कोई 3 आपके वेक्टर हैं, वो कैसे हैं सर, को इनिशियल हैं, तो इनका कोप्लेनर होना, बोले तो एक ही प्लेन में होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 2 ही है तो हमेशा क्या होगा सर, आपका प्लेनर ही होगा, दोनों प्लेन में ही होंगे, एक के प्लेन में। ओके, बात क्लियर? तो आपको समझ में आ गया है कोई इनिशियल वेक्टर्स के बारे में। तो अब अपने आते हैं लास्ट टॉपिक। क्या लिखा है? पैरेलल वेक्टर। क्या लिखा है सर? पैरेलल वेक्टर। जरा समझिए, पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। तो अब समझो पैरेलल वेक्टर क्या है। तो पहली बात तो जो पैरेलल वेक्टर है ये आपका 2 टाइप का है। कितने टाइप का है सर? 2। एक है आपका लाइक, एक है आपका लाइक, और दूसरा कौन सा है सर? अनलाइक। कौन सा है? अनलाइक और लाइक, यानी लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। बोले तो 2 समझो। जैसे मान लो, अब मैं थोड़ा ग्राफ खींच लूँ छोटा छोटा ताकि आपको भी अच्छा रहे। ये मान लो आपका वेक्टर है 1 और यही आपका दूसरा भी है। नाम वही, नाम लिख लेते हैं इसका। क्या नाम सर? ए वेक्टर। इसका नाम वही, इसका नाम ले लो बी वेक्टर। क्या ले लो? बी वेक्टर। अब समझो, लाइक पैरेलल का मतलब कि इस वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड या हो या जरूरी नहीं है, बट डायरेक्शन सेम हो। बोले तो हम इधर एक और वेक्टर खींच लेते हैं जो आपका कैसा हो, इधर ही हो। दिख रहा है ये, जिसका नाम मैंने रख दिया सी वेक्टर। क्या रख दिया? सी वेक्टर। तो अब हम देख पा रहे हैं ये इसके पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। और दोनों की dr, दोनों की डायरेक्शन वो क्या है सर? सेम। डायरेक्शन क्या है? सेम। सही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अब ध्यान समझे, जब 2 वेक्टर हो उनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम। डायरेक्शन क्या हो? सेम। उनका लेंथ या मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, इनसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? सेम। सही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइक पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? लाइक पैरेलल वेक्टर। लेकिन समझिए, अगर हमारे पास एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, अब दूसरा वेक्टर भी मैं बना देता हूं। जो दूसरा वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से है, दिख रहा है, जिसका नाम मैंने ले लिया डी वेक्टर। क्या नाम ले लिया? डी वेक्टर। तो आपको दिख रहा है कि बी वेक्टर और डी वेक्टर पैरेलल तो हैं, लेकिन क्या आपकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे है सर? अपोजिट इन dr, यानी डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है आपकी? अलग अलग है। इस केस में डायरेक्शन कैसी थी आपकी? सेम। और इस केस में आपकी डायरेक्शन कैसे है? अलग। तो जब आपके वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम तो बोलेंगे लाइक पैरेलल, जब वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट तब बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। अब ध्यान समझिए कैसे सर इनको जानेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमको अगर लिखना हुआ कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो जरा बोलो, क्या अगर वेक्टर हैं इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर नहीं कह सकते? हम इन दोनों को बराबर नहीं कह सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए दोनों को तो हमने डायरेक्शन से हम लोग बराबर कर दिया है। अब ये लैम्डा लिख देने का मतलब ये है कि ये दोनों की क्या है? अब लेंथ भी बराबर है, यानी ये लैम्डा वो है जिसको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे अपने आप को क्या करेंगे सर? दोनों इक्वल। तो A बराबर लैम्डा सी वेक्टर ही क्या है आपका? पैरेलल वेक्टर लिखने का तरीका है। लेकिन अब ध्यान से समझिए, यहां पर लैम्डा क्या क्या हो सकता है? तो लैम्डा आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है।
कैसा आ सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव आया तो किसकी बात करा, लाइक की, और अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो किसकी बात कर गया वो, अनलाइक वेक्टर की। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर यहां लिखेंगे, और यहां भी क्या लिखेंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डी वेक्टर। सही है, बोलो बात क्लियर। तो ये तो हो गया पैरेलल वेक्टर लिखने का तरीका, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर। अच्छा, एक और बात, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं कहूं कि मान लो, ध्यान देखिएगा, समझिए भाई साहब, कि हमारे पास ये एक टू लाइन है, दिख रहा है, एक लाइन हो गई। अब इसी पर मैं कह देता हूं ये लाइन नहीं, एक वेक्टर ही है। क्या है सर, वेक्टर, जिसका नाम ए वेक्टर। क्या नाम, ए वेक्टर। अब मैं एक दूसरा वेक्टर बनाता हूं, ध्यान देखना, एक दूसरा वेक्टर बनाता हूं, वो भी इसी पर, कलर कुछ और ले लें भाई, थोड़ा मामला वो रुको, कलर और ले लेते हैं इसका कुछ, हाँ ये कलर ले लेते हैं, कुछ अलग से दिखे, दिख रहा है। इसी पे मैंने बनाया दूसरा वेक्टर, जिसका नाम मैंने क्या लिखा, अब नाम लिख देता हूं, इसका नाम बी वेक्टर। क्या नाम, बी वेक्टर। एक और वेक्टर ले लेता हूं, ध्यान देखिए इधर, क्या कर रहे हो सर जी, जब वह वेक्टर बना रहे हो, हाँ भाई बना तो रहा हूं, लेकिन समझो, कुछ समझने के लिए बना रहा हूं। एक और ले लिया मैंने, ये रहा तीसरा वेक्टर, दिख रहा है, तीसरा, जिसका मैंने नाम क्या लिखा, सी वेक्टर। क्या लिखा सर, ये तीसरा वाला कौन है, सी वेक्टर है। ये ग्रीन वाला बी वेक्टर, रेड वाला ए वेक्टर, और ये येलो वाला सी वेक्टर है। तो अगर आप देखो तो ए बी और सी तीनों वेक्टर एक ही लाइन पर हैं। किस पर है, एक ही लाइन। तो इसको बोलते हैं को इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट। सही है, यानी आपके वेक्टर्स कैसे हैं, कोइंसिडेंट है। तो समझो अगर वेक्टर कोइंसिडेंट है तो इसका एक दूसरा मतलब भी है कि आपके वेक्टर क्या है, पैरेलल भी हैं। बोले तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर बराबर लैम्डा सी वेक्टर वाली केस भी लगा सकते हो, और दूसरी चाहो तो सी वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे आप कोई भी रिलेशन लिख सकते हो। तो अगर आपको कोइंसिडेंट वेक्टर दे रखा है तो आप वहां भी पैरेलल वेक्टर वाला केस लगा सकते हो। ओके ठीक है, तो ध्यान समझो अब आगे। अब मान लो हमें एक पॉइंट दिया है, लेट, हमको एक वेक्टर दिया ए वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे लिखेंगे a1 a2 और a3, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए x y और z वाले। सही है, और मुझे एक और वेक्टर दिया v वेक्टर, जो कि हमारा क्या है, सीधा वेक्टर, ये इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग b1, इसका नाम b2 और इसका नाम b3। ये हमारे वेक्टर्स हो गए, a बराबर a1 a2 3, b बराबर b1 b2 b3। अब समझो, अब मैं चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। क्या है, पैरेलल वेक्टर हैं। तो अगर ये पैरेलल वेक्टर हैं तो मैं ये जान पा रहा हूं कि a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर लगा देना चाहिए मुझे। यहाँ क्या लगा देना चाहिए, a बराबर लैम्डा बी वेक्टर, और मेरा जो a वेक्टर है वो क्या है सर, a1, a2, a3 इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। क्या है हमारा, बोलो। तो जो b वेक्टर है हमारा वो b1, b2 और b3 है। तो ध्यान से समझो, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। सही है, ऐसे इधर भी लैम्डा से गुणा होके b1 i कैप, लैम्डा b2 j कैप, लैम्डा b3 k कैप। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब इसके i1 का वेक्टर, i1 का कोएफिशिएंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो बोले तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू लैम्डा b1। सही है, ऐसे a2 इज इक्वल टू लैम्डा b2 और ऐसे a3 इज इक्वल टू लैम्डा b3। सही है, तो ध्यान से समझो। तो क्या इधर भेज दूं तो यहां से आ जाएगा a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसे यहां से भी a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू लैम्डा और a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। के तीनों ही लैम्डा है, ये तीनों ही क्या आया, लैम्डा। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू a1 अपॉन b1, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू
A3 अपॉन B3। जब कभी भी अगर आपको जानना है कि दिए गए वेक्टर्स पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल, तो आपको उन वेक्टर के जो आपके क्या है कंपोनेंट्स, उनका आप रेशियो ले लीजिए। क्या ले लीजिए, रेशियो। अगर उनका रेशियो सभी के लिए क्या आता है, सेम, क्या आता है, सेम, तो जब सभी में सेम आएगा तब हम ये कह पाएंगे कि वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर। ओके।